नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। अभी कुछ दिन पहले हमने बजट की समीक्षा की। अपने पिछले कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था कि संकट काल में देश में कब कब और कैसे बजट बने, जिन्होंने देश की आर्थिक दशा और दिशा तय की। इस बार भी 1 फरवरी को जो बजट आया उसने देश के लिए आर्थिक तरक्की का एक नया ब्लूप्रिंट पेश किया है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि तरक्की के लिए पैसा कहां से आएगा। क्या टैक्स के तौर पर सरकार जो कुछ वसूलती है उससे देश का खर्च चल जाएगा? क्या कोरोना काल में बढ़े हुए खर्चों को पूरा करने के लिए सरकार के पास जरूरी पैसा है? सरकार को पता है कि टैक्स से होने वाली कमाई देश की तरक्की के लिए नाकाफी है, इसलिए मोदी सरकार ने पैसा जुटाने का वही पुराना रास्ता अख्तियार करने की प्लानिंग की है। लेकिन इस रास्ते पर चलने का जज्बा नया है। जी हां, सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है कि सरकारी कंपनियों में जो कुछ भी प्राइवेट हाथों में देने लायक है उसे दिया जाएगा। आसान भाषा में कहें तो सरकार अपनी कंपनियों को अपने वर्चस्व से आजाद करने की पूरी तैयारी कर रही है। सरकार ने इस साल इन कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य रखा है। क्या सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचना देश के लिए फायदेमंद है? सरकारी कंपनियों को बनाने के पीछे सोच क्या थी? क्या सरकारी कंपनियों के कम होने से भारत की अर्थव्यवस्था सुपर हाईवे पर दौड़ने लगेगी? अतीत में जिन सरकारी कंपनियों को बेचा गया उससे सरकारों को फायदा हुआ या नुकसान? इस विषय पर आने वाले समय में बड़े पैमाने पर राजनीति होना तय है। आज मैं आपको समझाऊंगी सरकारी कंपनियों की पूरी कहानी और सरकारी कंपनियों का प्राइवेट प्लान। आजादी के बाद सबसे बड़ी चुनौती थी देश निर्माण की। प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू विकास के एक ऐसे मॉडल पर मंथन कर रहे थे जो भारत की चुनौतियों के हिसाब से फायदेमंद हो। उस समय पूरी दुनिया में 2 प्रमुख वैचारिक धाराएं चल रही थी, पूंजीवादी और समाजवादी। नेहरू का पहले से ही झुकाव समाजवादी धारा की ओर था, लेकिन वो इसे पूरी तरह अपनाने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए उन्होंने देश की तरक्की के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता चुना, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता। उस दौर में नया नया आजाद हुआ हिंदुस्तान कमाई में असमानता, बेरोजगारी, ट्रेंड लेबर फोर्स और क्षेत्रीय असंतुलन जैसी बड़ी सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों से जूझ रहा था। ऐसे में आत्मनिर्भरता और आर्थिक तरक्की के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के गठन की योजना बनाई गई, जिन्हें पंडित नेहरू ने आधुनिक भारत का मंदिर कहा। दरअसल उस दौर में प्राइवेट कंपनियां उन क्षेत्रों में दिलचस्पी नहीं दिखाती थीं जहां मोटी पूंजी लगानी पड़ती थी और मुनाफे की उम्मीद जरा भी कम हो। तब पंडित नेहरू ने प्राइवेट कंपनियों की कारोबारी व्यवस्था पर नियंत्रण और क्षेत्रीय असंतुलन दुरुस्त करने के लिए पीएसयूज खड़े करने का पूरा जोर दिया। पहली पंचवर्षीय योजना में 29 करोड़ रुपए के निवेश से 5 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट्स लगाए गए। Service of India means the service of the millions who suffer. It means the ending of poverty and ignorance and disease and inequality of opportunity. The ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye. That may be beyond us, but so long as there are tears and suffering, so long our work will not be over.
भारत में एक कहावत मशहूर है, कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर वाणी। इतनी विविधता वाले भारत में हर आंख से आंसू पोंछना कितना मुश्किल काम है, ये पंडित नेहरू अच्छी तरह समझ रहे थे। ऐसे में उन्होंने आजाद हिंदुस्तान के तरक्की के लिए पूंजीवाद और समाजवाद के बीच का रास्ता चुना। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के बीच में एक रास्ता निकालेंगे जहाँ इंडिविजुअल राइट्स रहेगा और स्टेट को इकोनॉमी पे पावर रहेगा। तो उन्होंने मिक्स्ड इकोनॉमी की योजना शुरू की। यहाँ पे बड़े बड़े उद्योग जो थे, जिसके लिए काफ़ी पूंजी की ज़रूरत पड़ेगी, वो स्टेट सेक्टर में रहेगा और प्राइवेट सेक्टर में जो है तो वो चलेगा। पंचवर्षीय योजना के जरिए भारत की तरक्की की बुनियाद रखी गई। सार्वजनिक क्षेत्र का खाका देश के आत्मनिर्भर आर्थिक विकास के साधन के तौर पर विकसित किया। पहली पंचवर्षीय योजना में सिर्फ 5 PSUs की नींव रखी गई। वो जानते थे कि अगर देश को लॉन्ग टर्म विकास के रास्ते में लेके जाना है तो जो महालनोबिस मॉडल था, जिसमें कैपिटल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने की बहुत आवश्यकता थी, और ये बात सारे देश को उन्होंने कन्विंस कर दिया, अपने कैबिनेट को कन्विंस कर दिया कि ये संभव नहीं है कि हम प्राइवेट निजी क्षेत्र से उस दर से हम इन्वेस्ट कर सकें बुनियादी इंडस्ट्रीज में, इंफ्रास्ट्रक्चर में। सरकारी कंपनियां खोलने की मुहिम ने तूफानी रफ्तार पकड़ी दूसरी पंचवर्षीय योजना के बाद। इसमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन ऑफ 1956 ने भी अहम किरदार निभाया। उसके बाद सरकारी पूंजी से बड़े बड़े कारखाने और नए नए संस्थान खुलने लगे। सरकार का पूरा जोर भारी उद्योग, स्टील, तेल, गैस, बैंकिंग और बीमा जैसे सेक्टर पर रहा। इसी दौर में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जैसी सरकारी कंपनियां हिंदुस्तान के नक्शे पर चमकने लगी। टाटा का एक स्टील प्लांट था, मगर और 4 स्टील प्लांट लगाए, वो पब्लिक सेक्टर में था। बोकारो, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर वगैरह। और सारे ऑयल कंपनीज को, बर्मा शेल, कैलटेक्स वगैरह थे, उन्होंने उनको नेशनलाइज किया और एक बड़ी ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल को स्थापित किया। और इसी तरह उन्होंने एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स प्राइवेट सेक्टर में था तो उसको पब्लिक सेक्टर में लाया। एयर इंडिया टाटास के पास था तो एयर इंडिया को ले लिया उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में। ऐसा करते करते 240 कंपनी PSUs उन्होंने लगा दी सारे हिंदुस्तान में। कोल इंडिया से NTPC तक, ONGC से फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया तक जैसी कई सरकारी कंपनियां हिंदुस्तान की तरक्की में अहम किरदार निभाने में पूरी शिद्दत से जुट गईं। इसी नीति पर आगे बढ़ते हुए दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, भिलाई जैसे औद्योगिक शहर खड़े हुए। सिंचाई और बिजली के क्षेत्र में बड़े बदलाव के लिए भाखरा नंगल, दामोदर घाटी, हीराकुंड, काकरापारा, गंगापुर, तुंगभद्रा नदी घाटी जैसी परियोजनाएं शुरू हुई। आजादी के बाद हिंदुस्तान की तरक्की में सरकारी कंपनियां झंडा बरदार की भूमिका में थी। किसी भी मुल्क की आर्थिक और सामाजिक तरक्की में पूंजी धुरी की भूमिका निभाती है। पूंजी मुहैया करवाने में बैंकिंग सेक्टर का बड़ा योगदान होता है। आजादी के बाद प्राइवेट बैंकों की हालत खस्ता थी। 1947 से 55 के बीच 361 प्राइवेट बैंक डूब गए। हर साल औसतन 40 बैंक डूब रहे थे। ग्राहकों के पैसे का कोई रखवाला नहीं था। हालत यह थी कि किसानों और छोटे कामगारों को नहीं के बराबर कर्ज मिलता था। 1955 में इंपीरियल बैंक का सरकार ने अधिकरण किया, जिसे आज की तारीख में भारतीय स्टेट बैंक के नाम से जाना जाता है। उस दौर में देश का बैंकिंग सिस्टम किसानों और गरीबों की पहुंच से बहुत दूर था। 1967 के एक आंकड़े के मुताबिक बैंक कुल लोन का सिर्फ 2.2% हिस्सा किसानों को दे रहे थे। ऐसे में 19 जुलाई 1969 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश के 14 बड़े कमर्शियल बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जुलाई 1969 इंदिरा सरकार के एक फैसले से रातों रात देश की 14 प्राइवेट बैंक सरकारी हो गए।
इंदिरा गांधी ने प्राइवेट बैंकों की हालत सुधारने से बेहतर समझा कि उन्हें कब्जे में ले लिया जाए। तब ये 14 बैंक उस वक्त देश के 70% डिपॉजिट को कंट्रोल करते थे। प्राइवेट बैंक थे, उनकी पहुंच आम आदमी तक नहीं थी। आम आदमी यानी किसान हो, इंडस्ट्री वाला हो, यानी वो जिस घराने के बैंक थे वो अपने अपने घराने के साथ साथ अपनी अपनी इंडस्ट्री के लिए उस पैसे का दुरुपयोग कहें तो ज़्यादा अच्छा वो करते थे। तो सरकार को लगा कि भाई अगर हम जनता तक सुविधाएं पहुंचाना चाहते हैं तो उसलिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के फैसले से आर्थिक आजादी का नया दौर शुरू हुआ। सरकारी नियंत्रण में आने के बाद बैंकों को गांवों में शाखाएं खोलनी पड़ी। किसानों, छोटे और मझोले कारोबारियों को लोन देना जरूरी कर दिया गया। निर्यातकों को भी प्राथमिकता के आधार पर कर्ज देने का आदेश दिया गया। सस्ते ब्याज दर पर कर्ज का रास्ता खुल गया। गांवों और कस्बों में निवेश का सुरक्षित माध्यम मिला। आज़ादी के बाद अगर सबसे क्रांतिकारी कदमों को आपको देखना है जिससे कि एक सामाजिक परिवर्तन और अर्थव्यवस्था में अच्छी तरह के परिणाम आपको मिलें, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम लिए गए उनमें से एक बैंकों का राष्ट्रीयकरण था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण से देश में आर्थिक स्थायित्व का दौर शुरू हुआ। ग्रामीण इलाकों में बैंकों की पहुंच तेजी से बढ़ी। 1969 में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की 8,261 शाखाएं थीं। 2000 तक बढ़कर 65,521 शाखाएं हो गईं। मतलब 30 साल में ग्रामीण इलाकों में बैंकों की शाखाएं 8 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी थीं। लेकिन बाद के वर्षों में भारतीय बैंकिंग सेक्टर में नई तरह की समस्याएं भी सामने आने लगी। पिछले कुछ सालों से देश का बैंकिंग सेक्टर कई बड़ी मुश्किलें झेल रहा है। बैंकिंग सेक्टर को संकट से निकालने के लिए सरकार पहले ही 10 सरकारी बैंकों का विलय कर उन्हें 4 में बदल चुकी है। इससे भी जब बात नहीं बनी तो सरकार ने 2 सरकारी बैंकों के निजीकरण, LIC में विनिवेश, एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी के निजीकरण, बीमा क्षेत्र में 74% तक FDI की मंजूरी जैसे फैसले लिए हैं। एक जमाने में इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीयकरण के जरिए बैंकिंग सेक्टर की तस्वीर बदलने की कोशिश की, तो मोदी सरकार निजीकरण के जरिए बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करने के फॉर्मूले पर आगे बढ़ रही है। इंदिरा गांधी के बैंकों के राष्ट्रीयकरण के दांव के पीछे सिर्फ अर्थव्यवस्था ही नहीं थी, राजनीति भी थी। तमाम आर्थिक और राजनीतिक संकटों से जूझ रही तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गरीबों की मसीहा के तौर पर देखा जाने लगा। ये बात और है कि इस फैसले के एक हफ्ते बाद ही इंदिरा कैबिनेट के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने इस्तीफा दे दिया। भारत में ये अर्थव्यवस्था के समाजवाद का महत्वपूर्ण दौर था। इस दौर में सरकारी कंपनियां ताकतवर होती गईं। देश में 2 तरह के PSU बन रहे थे। पहला था स्ट्रेटेजिक सेक्टर, जिसमें एनर्जी, एटॉमिक स्पेस, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, दूरसंचार, पेट्रोलियम, मिनरल, कोल के अलावा बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर की कंपनियां आई। दूसरी थी सामान्य कैटेगरी, जिसमें HMT, स्कूटर इंडिया और बाद में मारुति जैसी कंपनियां बनी। उदारीकरण के दौर से पहले इन कंपनियों ने सरकार को अच्छा मुनाफा दिया। देश में बुनियादी ढांचा तैयार हुआ और बड़े पैमाने पर रोजगार भी पनपा। गरीबी हटाओ नारे ने इंदिरा गांधी के सियासी विरोधियों को ध्वस्त कर दिया। ऐसे में 70 के दशक के शुरुआती दौर में ही इंदिरा को समाजवादी अर्थव्यवस्था में अपनी सियासत और मुल्क की आवाम का मुकद्दर दोनों ही चमकदार दिखा। ऐसे में उन्होंने समाजवादी नीतियों को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीयकरण की मुहिम और तेज की। लाइसेंस राज को कड़ा बनाया जाने लगा। बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ में जो पब्लिक सेक्टर को मजबूत करने की कोशिश की गई, उसके कुछ दुष्परिणाम नजर आए। बहुत सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऐसे क्षेत्र में चले गए जहां पर सरकार का कॉम्पिटेंस नहीं है। होटल इंडस्ट्री में, बहुत सारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, नॉन क्रिटिकल सेक्टर में चले गए। इसके बहुत नुकसान भुगतना पड़ा।
1972-73 में इंदिरा सरकार ने मुनाफाखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कोयला खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। खाद बनाने से लेकर बिजली बनाने तक, घड़ी से जूट बनाने तक, होटल चलाने से लेकर हथियार बनाने तक, कार से स्कूटर बनाने तक के काम में सरकारी कंपनियों की भागीदारी बढ़ी। सरकारी कंपनियों के ऊंचे पदों पर नौकरशाहों को बैठाया गया। लाल फीताशाही और प्रोफेशनल्स के हाथों में सरकारी कंपनियों के कमान नहीं होने का नुकसान सामने आने लगा। गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी ये कंपनियों को सब पकड़ ली और छोटे छोटे डिसीजंस को भी ये दिल्ली जाना पड़ता था अप्रूवल के लिए। तो मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट हो गया, कम्बरसम हो गया और हर जगह इंटरफेरेंस होता था। तो जो सेंट्रल इंटरफेरेंस थी, तो मैं इसके बारे में कहता हूँ कि ये जॉइंट सेक्टर के बजाय ये जॉइंट सेक्रेटरी सेक्टर हो गया। सरकारीकरण को और मजबूत करने के लिए MRTP कानून बनाया गया, जिसके तहत 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति वाली कंपनियों को बड़ी कंपनी माना गया। बड़ी कंपनियों के लिए नियम बना कि वो अधिक पूंजी निवेश वाले उद्योग से नहीं हट सकेंगी। श्रम कानूनों को भी कड़ा बनाया गया। कुछ प्रोडक्ट सिर्फ छोटी कंपनियां ही बना सकती थी। भारत की सरकारी कंपनियां जहां पुराने तौर तरीके छोड़ने को तैयार नहीं थी, वहीं दुनिया के ज्यादातर देशों की बड़ी बड़ी कंपनियां नए नए प्रयोग और बेहतर प्रबंधन के दम पर ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के रास्ते पर आगे बढ़ रही थी। एक तरफ भारत समाजवादी अर्थव्यवस्था के साथ चल रहा था, तो दूसरी तरफ दुनिया सिकुड़ने लगी थी। दुनिया को एक ग्लोबल विलेज कहा जाने लगा था। समय के साथ यह साबित हो गया कि सिर्फ सरकारी कंपनियों की बदौलत देश आगे नहीं चल पाएगा। नरसिम्हा राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह की जोड़ी ने भारत की अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक कंपनियों को एक कॉम्पिटिटर यानी प्रतिद्वंदी दे दिया। वो था प्राइवेट सेक्टर। लाइसेंस राज खत्म हो गया। जो काम सरकारी कंपनियां कर रही थी वो प्राइवेट कंपनीज भी करने लगी। सरकारी कंपनियों के साथ साथ निजी कंपनियां भी शेयर बाजार में लिस्ट होने लगी। वो साल 1991 का था। बतौर वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के दरवाजे खिड़कियां कारोबार के लिए देसी विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया। लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया गया। इससे भारत के खुले बाजार में प्रतियोगिता और बढ़ी। इससे पेट्रोलियम, खनन, बिजली उत्पादन, बिजली सप्लाई, परमाणु ऊर्जा, भारी इंजीनियरिंग और विमानन जैसे सेक्टर में वर्चस्व रखने वाली सरकारी कंपनियों को 1991 के उदारीकरण के बाद प्राइवेट कंपनियों से कड़ी चुनौती मिलने लगी। मैं नहीं मानता कि कोई सरकारी कंपनी प्राइवेट सेक्टर के साथ compete करके सक्सेसफुल हुआ है हिंदुस्तान में। जैसे कि प्राइवेट सेक्टर आ जाती है वो फील्ड में लगभग बढ़ जाता है और कुछ रिजर्वेशन के साथ टिका हुआ रहता है। जैसे हिंदुस्तान सेल है, बहुत बड़ी योजना है, मगर सेल में जितने एम्प्लॉयज़ है और प्राइवेट कंपनी में कितने एम्प्लॉयज़, अगर कंपैरिजन करो तो कोई अलग ही पिक्चर निकलता है। कई सरकारी कंपनियां पहले से घाटे में चल रही थी। सरकार ने ऐसी कंपनियों के विनिवेश का फैसला लिया। 1991 में सरकारी कंपनियों का 20% हिस्सा बेचने के साथ विनिवेश की शुरुआत हुई। 1993 में रंगराजन समिति ने सरकारी कंपनियों में 74% तक विनिवेश का प्रस्ताव रखा। हालांकि ये लागू नहीं हो पाया। 1996 में जीवी रामकृष्ण की अगुवाई में विनिवेश आयोग बना। 1999 में एक विनिवेश विभाग भी बनाया गया। वाजपेयी सरकार ने सरकारी कंपनियों को 2 सेक्टर में बांट दिया, स्ट्रेटेजिक और नॉन स्ट्रेटेजिक। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट इस मामले में हुआ कि अपने शेयर्स को कम किया, बेचा उन्होंने, लेकिन नियंत्रण को अपने हाथों में रखा। और मनमोहन जी के काफ़ी सारे अपने स्टेटमेंट्स में ये स्पष्ट हो जाता है। वो कहते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर जो है एफिशिएंट हो जाए, वो कैपिटल मार्केट में जाके वो बोरो करे। PSU की भूमिका नए सिरे से परिभाषित हुई। मुनाफा कमाने वाली सरकारी कंपनियों को ज्यादा फैसला लेने की आजादी और वित्तीय शक्ति दी गई। सरकारी कंपनियों को टर्नओवर, मार्केट कैपिटल और मुनाफा के आधार पर अलग कैटेगरी में बांटा गया। महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न।
आज की तारीख में हिंदुस्तान में 10 महारत्न कंपनियां, 14 नवरत्न कंपनियां और 73 मिनी रत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां बाजार में इक्विटी के जरिए निवेश कर सकती हैं, दूसरी कंपनियों के साथ विलय और अधिग्रहण जैसे फैसले भी ले सकती हैं। ऐसे में देश में एक और मोटा मुनाफा कमाने वाली महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न हैं। दूसरी ओर लगातार घाटे में चल रही कई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स ने सरकार का दम फुला रखा है। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से सरकारी कंपनियों के वर्चस्व में लगातार कमी आई, लेकिन कुछ कंपनियों की धाक बरकरार रही। देश ही नहीं, बाहर भी इन कंपनियों ने नाम कमाया। सार्वजनिक क्षेत्र की कई ऐसी कंपनियां थीं जिनके पास जमीन जायदाद तो बहुत थी, लेकिन वो प्राइवेट कंपनियों से मुकाबला नहीं कर पा रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ऐसी कंपनियों को बेचने का काम जोर शोर से शुरू कर दिया। सरकार ये समझ चुकी थी कि उसका काम होटल चलाना या कार की कंपनी चलाना नहीं है। सरकार ने अपना हिस्सा बेचा और कंपनियों को मार्केट से कम्पीट करने के लिए तैयार किया। कार बनाने वाली मारुति कंपनी भी उनमें से एक थी। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने मारुति पर से सरकारी नियंत्रण हटाने का फैसला किया। तब कंपनी की कीमत थी 4,339 करोड़। उस समय सरकार के 49.7% शेयर की कीमत 2,158 करोड़ रुपए आंकी गई। लेकिन जब मनमोहन सरकार में मारुति कंपनी के डिसइन्वेस्टमेंट का काम पूरा हुआ, तब सरकार को इससे 5,929 करोड़ रुपए मिल गए और आज की तारीख में ये 2,18,000 करोड़ की कंपनी बन गई है। सरकारी कंपनियों को बेचने की प्रक्रिया में सरकार को भी फायदा हुआ और इसके निवेशकों को भी। वाजपेयी सरकार ने सरकारी कंपनियों के निजीकरण पर जोर दिया। इसी दौर में एक विनिवेश मंत्रालय बना, जिसके पहले मंत्री बने अरुण शौरी। उनकी देखरेख में बीएसएनएल, सेंटोर होटल्स, हिंदुस्तान जिंक जैसी कई सरकारी कंपनियों को निजी हाथों में सौंपा गया। इससे वाजपेयी सरकार ने 1998 से 2004 के बीच 36,960 करोड़ रुपए जुटाए थे। उस दौर में सरकार ने जिस तरह से मारुति से अपनी हिस्सेदारी कम की, उसे हिंदुस्तान में विनिवेश के एक सफल मॉडल के तौर पर गिना जाता है, जिसमें न सिर्फ कंपनी को विस्तार का पूरा मौका मिला, बल्कि सरकार और मारुति दोनों को मोटा मुनाफा हुआ। आज की तारीख में घाटे वाली सरकारी कंपनियों के प्राइवेट प्लान पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया का वित्त वर्ष 2020-21 में घाटा 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सरकार के बार बार राहत पैकेज के बाद भी एयर इंडिया की आर्थिक सेहत में कोई सुधार नहीं हुआ। आज एयर इंडिया देखिए 60,000 करोड़ के घाटे में 60,000 करोड़, और जेट एयरवेज और ये स्पाइस जेट सब उससे बड़े हो गए। ये इंडिगो और स्पाइस जेट उससे बड़े हो गए। और एयर इंडिया बैठा हुआ है हाईएस्ट पर्सनल टू एयरक्राफ्ट रेशियो के साथ। जैसे इंडिगो में अगर एक प्लेन होता तो उसके 10-12 इंजीनियर्स और 10-12 ग्राउंड स्टाफ होता है। एयर इंडिया में हर हवाई जहाज के लिए 390 सपोर्ट स्टाफ है और सबको बड़ी तनख्वाह, सबको बड़ी बोनसेस ये वो मिलते रहता है, मगर कभी प्रॉफिट में नहीं चली। एयर इंडिया की हालत ऐसी हो चुकी है कि सरकार के तमाम कोशिशों के बाद भी बिक नहीं पा रही। कई कंपनियां सरकारी खजाने पर बोझ बनी हुई हैं। ऐसे सरकारी कंपनियों के प्राइवेट प्लान पर मोदी सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद सरकारी कंपनियों का मार्केट कैप 36% कम हो गया। सरकार ने 121 से ज्यादा कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए की कमाई की है। 2021-22 के बजट में सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों से हिस्सेदारी बेचकर जुटाने का लक्ष्य रखा है। इसमें एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड समेत दूसरी कंपनियों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचने का फैसला कर चुकी है।
प्रधानमंत्री मोदी अच्छी तरह जानते हैं कि ज्यादातर सरकारी कंपनियां इस हाल में कैसे पहुंची हैं। सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने बाबुओं के हाथ में देश दे करके। हम क्या करने वाले हैं? ऐसे में मोदी सरकार की रणनीति 4 स्ट्रेटेजिक सेक्टर, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन, पावर, पेट्रोलियम, कोयला और खनिज, बैंकिंग, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विस को छोड़कर बाकियों से धीरे धीरे हाथ खींचने लगी है। सरकार की सोच है कि ईमानदार करदाता के रुपयों पर लग्जरी सेवाओं के लिए सब्सिडी और उनसे जुड़े कर्मचारियों की तनख्वाह पर खर्च करने का कोई मतलब नहीं है, न ही लगातार घाटे में चलने वाली उन सरकारी कंपनियों को बनाए रखने का जो न काम की न काज की, सिर्फ 2.5 सेर अनाज की वाली बनकर रह गई हैं। हम सब के जीवन में इतिहास का बहुत महत्व है, क्योंकि अतीत के अनुभवों से सीख लेते हुए ही हम वर्तमान की चुनौतियों से निपटने में सक्षम होते हैं और गलतियों को दोहराने से बचते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन। चीन में माओ सेतुंग के बाद डेंग सियाओपिंग ने सत्ता की बागडोर संभाली। माओ की नीतियों को बदलते हुए डेंग ने चीन को आर्थिक विकास की राह पर ले जाने का फैसला किया। उनकी एक ही थ्योरी थी कि बिल्ली अगर चूहा पकड़ने में सक्षम है तो वो काली हो या सफेद, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हिंदुस्तान में PSUs सिर्फ मुनाफा कमाने के इरादे से ही नहीं खड़े किए गए थे। कमाई के साथ साथ उनके कुछ सामाजिक दायित्व भी थे, जिन्हें उन कंपनियों ने बखूबी निभाया भी। आजादी के बाद हर सेक्टर में बड़ा बदलाव करने में इनकी अहम भूमिका रही। लेकिन एक सच ये भी है कि सिर्फ विरासत और दूसरों की बैसाखी के बदौलत कोई लंबे समय तक मैदान में खड़ा नहीं रह सकता। ऐसे में जरूरत एक ऐसा रास्ता अख्तियार करने की होती है जिससे बीमार सरकारी कंपनियों को खुले बाजार में दौड़ने की ताकत मिल जाए। मौजूदा सरकार भी कुछ ऐसा ही करने की योजना बना चुकी है। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। निष्पक्ष खबर, सटीक विश्लेषण और अपने हक से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।